दोस्तों, आज की कहानी है दुख भरा हनीमून। सान्या की नई नई शादी हुई थी और अपने पति अंकित के साथ किसी प्राइवेट टूरिज्म की बस से मसूरी जा रही थी। अपने हनीमून पे बस गुड़गांव से ही चलनी थी, पर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून होते हुए उसको आखिरी में मसूरी पहुंचना था। बस में ज़्यादातर नए विवाहित जोड़े थे, सभी अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस में, और सभी काफ़ी अच्छी फैमिली से एजुकेटेड लड़के लड़कियां थे। बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के प्यार में डूबे नव विवाहित जोड़े अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए थे। सभी ने पहले से बुकिंग करा रखी थी। ड्राइवर को बस एक जोड़े का इंतज़ार था, जिसको बस स्टैंड पहुंचने में देरी हो गई थी। कुछ ही देर में वह जोड़ा भी बस में चढ़ा। उस जोड़े को देखकर सभी के चेहरे पर हंसी भरी मुस्कान दौड़ गई। सान्या और उसका पति अंकित भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। वो युवक युवती किसी ग्रामीण भेष या छोटे शहर से रहने वाले लग रहे थे। युवती ने जींस टॉप पहन रखा था, पर इसके ड्रेस के साथ उसने कलाई भर के चूड़ियाँ, मांग में भरा लाल सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र सब पहन रखा था, जो कि जीन्स पे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। ऊपर से उसने हाई हील के सैंडल, मोजे और उस पे पायल पहन रखी थी, जो कि उसकी वेशभूषा को और भी हंसी योग्य बना रहे थे। उसका पति सांवले रंग का दुबला पतला युवक था। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के प्यार में डूबे बस में अपनी सीट पर बैठ गए। सान्या को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एसी बस का किराया और पूरे ट्रिप का पैकेज काफ़ी महंगा था। उसने सोचा, साधारण से दिखने वाले इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। खैर, बस चल दी। कंडक्टर ने टीवी पे कोई मूवी चला दी थी। सभी युगल एक दूसरे की आंखों में मीठी मीठी बातों में खो गए। कई मूवी देखने में व्यस्त हो गए। कई किलोमीटर चलने के पश्चात ड्राइवर ने किसी आधुनिक ढाबे पे बस रोकी। सभी यात्रियों को जलपान के लिए उतरने को कहा। सान्या और अंकित भी नीचे उतर गए। ढाबे के अंदर पड़ी सारी मेज कुर्सियां भर चुकी थी। अंकित कूपन लेके कुछ स्नैक्स पैक कराने लगा और 2 चाय का ऑर्डर कर दिया। सान्या बाहर के हिस्से में पड़ी खाली कुर्सी पे बैठ गई। तभी उसके बगल वाली कुर्सी पे वही जींस वाली गंवार सी दिखने वाली युवती बैठ गई। बोली, नमस्ते दीदी, आप भी हमारी वाली बस में ही हो ना? हमने आपको देखा था। वो युवती बोली। दीदी, सान्या हंसी, जिससे तुम्हारे आसपास ही या कुछ महीने पहले ही शादी हुई हो लगती हो, तुम उसे दीदी कैसे कह सकती हो? सान्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी, हमारी तो 12वीं पास करते ही हमारे माँ बापू ने हमारी शादी कर दी। आप तो बहुत पढ़ी लिखी दिखती हो, तो आप हमसे उम्र में बड़ी हुई ना? वो युवती बोली, हाँ, ये बात तो ठीक है। सान्या सकपका के बोली, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? सान्या ने पूछा। गुलाबो। गुलाबो नाम है हमारा। 3 भाइयों के बाद हम पैदा हुए तो बापू ने बड़े खुश हुए। बोले, हमारी बिटिया तो बिल्कुल गुलाब जैसी दिखती है, इसलिए उन्होंने हमारा नाम गुलाबो रख दिया। गुलाबो चहकती हुई बोली। सान्या ने गुलाबो को ऊपर से नीचे तक देखा। गेहुआ रंग पर तीखे नैन नक्श, दुबली पतली काया, आधुनिक बनने की नाकाम कोशिश करती हुई एक साधारण सी युवती। जानती हो दीदी, हमारे पति हमको शादी से पहले चोरी छुपे देखने हमारे इंटर कॉलेज के बाहर साइकिल से आते थे और वहीं पेड़ के नीचे खड़े होके इंतज़ार करते थे कि कब हमारी छुट्टी हो और हम बाहर निकलें और यह सबको देखें। फिर इन्हीं ने अपने बापू से जिद करके हमारे लिए रिश्ता भेजा और हमारी शादी हो गई इनसे। यह हमको बहुत चाहते हैं। इनकी गुड़गांव में अभी किसी फैक्ट्री में नई नई नौकरी लगी है, सुपरवाइजर की। इससे पहले ये दिल्ली में काम करते थे। इनकी बहुत इच्छा थी
कि यह हमको शादी के बाद पहाड़ों वाली जगह घुमाने ले जाएं, घुमाएं फिराएं। इसलिए बहुत दिनों से पैसे जोड़ रहे थे, पर इन्हीं ने जिद करी कि हम जींस टॉप पहने। यह तो इन्हीं ने जिद करी कि हम जींस टॉप पहने। यह हमको बिल्कुल आप जैसी शहरी लड़कियों की तरह देखना चाहते हैं, और हम ठहरे बलिया के एक छोटे कस्बे के रहने वाले। हमको इतना सबूर कहाँ, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब तो गुड़गांव आ गए हैं, सीख ही जाएंगे। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम सान्या है, सान्या बोली। तब तक गुलाबों का पति एक थैलियों में पकौड़े पैक करवा के ले आया था। लीजिए मैडम, आप भी थोड़ा लीजिए। वो सान्या के आगे पकौड़े की थैली करते हुए बोला। सान्या बोली, नहीं थैंक यू, आप लोग खाइए, कहकर सान्या वहाँ से उठ गई। अंकित उसको इशारे से अंदर बुला रहा था, चाय और स्नैक्स खाने के लिए। ऋषिकेश में 2 दिन का स्टे था। बस के सारे जोड़े कहीं ना कहीं घूमते हुए एक दूसरे से टकरा ही जाते थे। कई से सान्या और अंकित की हाय हेलो जान पहचान हो गई थी। लक्ष्मण झूले पर अचानक उसको गुलाबो दिख गई। वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, दीदी हम दोनों के फोटो खींच दो थोड़े हमारे मोबाइल से। कहते हुए उसने अपना मोबाइल सान्या के हाथों में पकड़ा दिया। फिर जो रोमांटिक पोज बना बनाकर गुलाबो और उसके पति ने फोटो खिंचवाए, सान्या मुस्कुराए बिना ना रह सकी। वाकई दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे प्रेमी लग रहे थे। एक दूसरे की आंखों में बाहों में खोए हुए 2 प्यारे पंछी। वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में शाम को गुलाबो और उसका पति महेश फिर उससे टकरा गए। तब भी गुलाबो खूब बतियाने से चूकी नहीं। सान्या उससे बचने की कोशिश करती, पर वो सान्या को देखते ही उसको पीछे से पकड़ लेती थी और अपने मन की बातें उससे बतिया ही लेती थी। बातों बातों में ही उसने बताया था कि महेश को बच्चों का बड़ा शौक है। वो चाहता है कि उसका पहला बच्चा इसी साल में पैदा हो जाए। आखिर में बस मसूरी भी पहुंच ही गई। वो लोग अक्टूबर के महीने में मंसूरी के टूर पर गए थे। अतः सान्या कोई गर्म कपड़ा साथ लेकर नहीं गई थी, क्योंकि उससे पहले उसकी कई फ्रेंड्स इस टूर में जा चुकी थीं। तो उन्होंने उसको बताया था कि अभी मसूरी में बिल्कुल ठंड नहीं है, बल्कि दिन में तो थोड़ा गर्म ही है। तो सान्या ने बस एक हल्का पतला सा स्टॉल रख लिया था अपने पर्स में। केम्प्टी फॉल से वापस लौटते समय शाम हो चुकी थी, और अचानक से ना जाने कहाँ से काले बादल गिर आए और घनघोर बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया। ओले भी गिरने लगे। ठंड एकदम से बढ़ गई। सान्या ने पर्स से निकालकर स्टॉल ओढ़ लिया, पर फिर भी वह ठंड से सूखे पत्ते की भांति कांप रही थी। अंकित ने तो डेनिम की मोटी जैकेट पहन रखी थी, अतः उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। सब बारिश से बचने के लिए एक दुकान के अंदर खड़े हो गए थे। अचानक गुलाबो उसके पास आई और अपने बड़े हैंडबैग से एक गरम शॉल निकाल के सान्या को ज़बरदस्ती देती हुई बोली कि दीदी आप बीमार पड़ जाओगी, इसको ओढ़ लो। और उस समय यह सामान्य सी शॉल भी किसी वरदान से कम ना लग रही थी सान्या को, और उसने उसको अपने चारों ओर लपेट लिया, जिसे सान्या को बहुत आराम मिला। अगले दिन जब सान्या चाय नाश्ता करने के लिए अंकित के साथ होटल से नीचे उतरी, तो सान्या ने देखा गुलाबो और महेश आगे कुछ दूरी पे जा रहे थे, और सड़क की ऊंची नीची ढलान के कारण गुलाबो बड़ी मुश्किल से अपने हाई हील के सैंडल पर चल पा रही थी। एक बार तो उसका पैर भी मुड़ गया था। आज मसूरी में उनका आखिरी दिन था। सान्या ने कुछ शॉपिंग की थी वहाँ के मार्केट से, और एक फुटवियर की दुकान से कपड़े की बैलीज ले ली अपने अंदाज से गुलाबों के लिए। शाम को सबको वापसी के लिए उसी बस में आके बैठना था। मार्केट में उसको
पुनः गुलाबो दिख गई। वो दौड़ के उसके पास चली गई। सान्या बोली, ये लो गुलाबो अपनी शॉल, और देखो ये सैंडल पहन के पहाड़ पे घूमने मत जाया करो, पैर मुड़ सकता है और गिर भी सकती हो। शायद मेरे तुम्हारे पैर का नाप एक ही है। तुम अभी इस वक्त ये सैंडल उतारो और ये बैलीज पहन लो। लो शाम तक यही बैलीज पहन के घूमो। गुलाबो हिचकिचाते हुए बोली, अरे दीदी, शॉल लौटाने की क्या ज़रूरत थी, और ये बैली इतनी महंगी है, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ। अरे पगली, दीदी भी बोलती हो, बड़ी बहन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लो। सान्या ने प्यार से देखा, बहुत जिद करने लगी तो उसने वो वैलीज पहन ली और उसी के सामने पहन भी ली। एकदम फिट आई उसके पैरों में। शाम को सारे लोग घूम फिर के अपने अपने होटल से सामान पैक करके बस में आके बैठ गए। बस में गुलाबो उसके पास आई और एक छोटी थैली उसके हाथ में थमा दी। बोला, यह लो दीदी, ऋषिकेश में नीलकंठ बाबा के दर्शन किए थे, यह उन्हीं का प्रसाद और उनकी तस्वीर है। इसको हमेशा अपने घर के मंदिर में रख लेना। बाबा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखेंगे। गुलाबो बोली, अपना नंबर देना दीदी, कभी मौका लगा तो आपसे बात कर लूँगी। सान्या ने प्रसाद की थैली अपने बैग में रख ली और गुलाबो को अपना नंबर दे दिया। उसका नंबर भी सान्या ने ले लिया। बस वापस गुड़गांव के लिए चल दी। रात हो चुकी थी और बस इतनी तीव्र गति से सड़क पर दौड़ रही थी कि अचानक जोर का झटका लगा तो बस एक तरफ को पलट गई। बस के पलटते ही सब तरफ से चीख पुकार की आवाज़ मचने लगी। किसी तरह सान्या और अंकित ने बस की खिड़की से अपने आप को बाहर निकाला और कूद के बाहर आए। किसी ट्रक वाले की गलती के कारण ड्राइवर संतुलन खो बैठा था और बस पलट गई थी। सान्या और अंकित को हल्की चोट ही आई थी। कुछ लोग सब अभी अंदर ही फंसे हुए थे। आसपास के स्थानीय लोग दौड़ के मदद को आ गए थे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। घबराहट के मारे सान्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक किसी के बहुत जोर से आवाज़ आई। सान्या और अंकित दौड़ के बस की दूसरी तरफ गए तो महेश जोर जोर से गुलाबो का नाम लेके रो रहा था और बस के नीचे से दबा हुआ गुलाबो का वही पायल पहना हुआ, महावर लगा हुआ पैर जाग रहा था, जिसमें उसने सान्या की दी हुई बैली भी पहन रखी थी। उसका आधा शरीर बस के नीचे दब चुका था और मन में लाखों सुंदर सपने सजे हुई नई दुनिया बसाने वाली गुलाबो यह दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। गुलाबो अब इस दुनिया में नहीं रही थी जिसके लिए महेश चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।